अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है लैंड को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करना। अब लैंड रिसोर्सेज तो हमने डीप अच्छे से डिस्कस किया। जो पिछली 10 मिनट की वीडियो है उसमें पूरा हमने लैंड रिसोर्सेज ही डिस्कस किया। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमने उसमें डिस्कस किया है। दोस्तों, लैंड यूटिलाइजेशन तो हमने थोड़ा बहुत देखा था। अभी देखते हैं थोड़ा बहुत लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि हर जगह लैंड यूज सेम क्यों नहीं होता। इसके दो मेन रीजंस होते हैं। ठीक है, पहला फिजिकल फैक्टर्स ये वो फैक्टर्स हैं जो नेचर डिसाइड करती है। जैसे इसका ए पार्ट हम देखेंगे जी, टोपोग्राफी। ठीक है, पहला देखेंगे जैसे रिलीफ। अगर लैंड बिल्कुल फ्लैट है तो वहाँ फार्मिंग और इंडस्ट्रीज आसानी से डेवलप होंगी। एग्जांपल पंजाब देख लो, हरियाणा, यूपी। लेकिन अगर लैंड माउंटेनियस है तो वहाँ एग्रीकल्चर मुश्किल होगी। एग्जांपल जैसे हिमाचल प्रदेश देख लो, पहाड़ी वहाँ पे, या फिर उत्तराखंड देख लो, वहाँ के अंदर जो प्लेन एरिया नहीं है। तो यही रीज़न है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा इसका देखते हैं पार्ट जी। जैसे क्लाइमेट होता है, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ फॉरेस्ट और राइस फार्मिंग होगी, जहाँ रेनफॉल कम होगी वहाँ डेजर्ट या ग्रेजिंग होगी। एग्जांपल राजस्थान देख लो। ठीक है, तीसरा जो है जी सॉइल। फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, एलोवेल सॉइल जो होती है व्हीट राइस के लिए, रेड सॉइल जो होती है मिलेट्स के लिए। अगला जो है इसका दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, रिवर के पास एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। उसके बाद वाटर शॉर्टेज एरिया में इरिगेशन कॉस्टली होती है। ठीक है, अब जो दूसरा इसका फैक्टर है दोस्तों, ह्यूमन फैक्टर्स। अब बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की कि ये वो फैक्टर्स हैं जो इंसान डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन इंसान डिसाइड करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंसान डिसाइड करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंसान डिसाइड करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कल्चर है। ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है जी? इंसान डिसाइड करता है। एग्जाम्पल, दुबई में डेजर्ट होने के बावजूद टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रीनरी डेवलप की गई। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों। आई होप कि ये वाला टॉपिक जो है लैंड यूटिलाइजेशन, ये आपको अच्छे से, ये जो मैंने 3-4 इसके पार्ट हैं जो अच्छे से मैंने आपको समझ आए होंगे। अब अगली चीज़ जो देखते हैं दोस्तों, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। दोस्तों, इस बुक का ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं लैंड यूज पैटर्न क्या होता है। लैंड का कितना हिस्सा किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, उस लैंड यूज पैटर्न, उसे जो होता है दोस्तों, अ, उसको कहते हैं लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, लैंड का कितना हिस्सा किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसे क्या कहते हैं जी? लैंड यूज पैटर्न। यानी फॉरेस्ट कितना है, एग्रीकल्चर कितनी है, बैरन लैंड कितनी है, बिल्डिंग्स कितनी लैंड ऑक्यूपाई कर रही हैं, रोड्स कितनी लैंड ले रही हैं, ये सब मिलकर लैंड यूज पैटर्न कहलाता है। लैंड यूज पैटर्न दोस्तों आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, हम थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बुक में तो इतना डिटेल दिया नहीं हुआ है, बट इसको फिर भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में लैंड यूज पैटर्न किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहले दोस्तों, रेलिफ। ठीक है, अब दोस्तों रेलिफ क्या होता है? जैसे रेलिफ, या फिर सब पहले हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके। जैसे रिलीफ हो गया, क्लाइमेट, सॉइल, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके बाद होता है जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या जनरल लैंड यूज कैटेगरीज अब हम देखेंगे वो क्या क्या हैं। अब ये जो फिगर है 1.4, समझते हैं थोड़ा इसको। फिगर 1.4 जो आपके सामने दी गई है, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये फिगर बताता है कि इंडिया की लैंड किस किस कैटेगरी में यूज़ होती है। आप सामने भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। फॉरेस्ट एरिया वो लैंड है जहाँ ट्रीज नेचुरली या आर्टिफिशियली ग्रो किए गए हैं। अब इम्पॉर्टेंस, रेनफॉल, ऑक्सीजन, वाइल्ड लाइफ, सॉइल कंजर्वेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, कार्बन सिंक। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंडिया में आइडल फॉरेस्ट कवर लगभग 33% होना चाहिए। पॉलिसी टारगेट है ये। ठीक है नहीं, लेकिन एक्चुअल कवर इससे बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ये लैंड फार्मिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जी बेरन एंड वेस्ट लैंड, रॉकी एरियाज, माउंटेन्स, डेजर्ट, स्नो कवर्ड एरियाज, यहाँ फार्मिंग पॉसिबल नहीं होती। एग्जांपल जैसे लद्दाख देख लो, वहाँ पे मुश्किल होता है, या थार डेजर्ट देख लो एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ये लैंड एग्रीकल्चर के अलावा यूज़ होती है। जैसे एग्जांपल रोड्स होता है, रेलवेज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज। उसके बाद होता है जी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, सिटीज़, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है ये कैटेगरी भी बढ़ती है। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ है अनकल्टिवेटेड लैंड। ये लैंड एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में यूज़ हो सकती है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। परमानेंट पास्चर्स, एनिमल्स को चराने के लिए, एग्जांपल जैसे ग्रेजन लैंड,
ग्रेजिंग लैंड, ठीक है दोस्तों, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जैसे फ्रूट ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स, बम्बू एटस्ट्रा, ठीक है दोस्तों। अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये लैंड अभी यूज़ नहीं हो रही लेकिन फ्यूचर में कल्टीवेशन के लिए इम्प्रूव की जा सकती है। अब चौथा है दोस्तों फैलो लैंड। फैलो का मतलब होता है लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देना। क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब क्यों खाली छोड़ देना, क्या आंसर है इसका दोस्तों? ताकि सॉइल दोबारा न्यूट्रिएंट्स रिकवर कर सके। इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे करंट फैलो सिर्फ एक सीजन के लिए छोड़ी गई लैंड, या अदर देन करंट फैलो 2 से 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ी गई लैंड, ठीक है दोस्तों। अब अगली चीज़ है नेट साउन एरिया। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट लैंड यूज़ कैटेगरी है। नेट साउन एरिया का मतलब जिस लैंड पर एक साल में कम से कम एक बार क्रॉप उगाई गई हो। एग्जांपल, अगर एक फार्मर के पास 10 हेक्टर लैंड है, ठीक है जी, और उसने पूरी लैंड पर वीट उगाई, नेट साउन एरिया क्या हो गया जी? 10 हेक्टर। अब ग्रॉस क्रॉप एरिया दोस्तों, अगर वही फार्मर उसी लैंड पर वीट के बाद राइस भी उगा दे, तब नेट साउन एरिया 10 हेक्टर ही रहेगा, लेकिन ग्रॉस क्रॉप एरिया 20 हेक्टर हो जाएगा। यही क्रॉपिंग इंटेंसिटी का कंसेप्ट भी है। आई होप ये भी आपने पढ़ा होगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का कंसेप्ट, नहीं तो कभी हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अब होता है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 से लेकर 1961, जो मेन चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। इस जो बुक की फिगर है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। 1960 से लेकर 1961 में फॉरेस्ट एरिया रिलेटिवली कम था, एग्रीकल्चर एरिया ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम थी, अर्बनाइजेशन कम था, ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ भी कम थी, इसलिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी कंपेरेटिवली कम थी, ठीक है। जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 2014 से 15, आगे वाली जो फिगर में ये दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों, लिखा भी होगा नीचे, इसमें डिटेल में इसको लिखा भी गया है नीचे ये दोस्तों। अब कंपेयर करते हैं इसको, फॉरेस्ट एरिया में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, सिटीज़ बढ़ गई, रोड्स बढ़ गई, इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, हाउसिंग बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिजल्ट लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस क्या हुआ? इंक्रीज़ हुई, ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड पर प्रेशर बढ़ गया। अब दोस्तों सोर्स ये जो फिगर 1.4, इसमें क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में कभी सोर्स पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसलिए ये वाला पॉइंट भी इसमें डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों अगली चीज़ हम देखेंगे इसमें, अगला टॉपिक क्या है हमारा? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। दोस्तों अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लैंड डिग्रेडेशन क्या है? लैंड की क्वालिटी का धीरे धीरे खराब होना या लैंड की प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना। सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी लैंड जो पहले अच्छी थी लेकिन अब उसमें फार्मिंग, नेचुरल वेजिटेशन अच्छे से नहीं हो पा रही, उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। काजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, पहला है डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटने से सॉइल एक्सपोज हो जाती है, रेन और विंड सॉइल को उड़ा ले जाती है। दूसरा दोस्तों ओवरग्रेजिंग, जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स एक ही जगह चरते हैं, ग्रास ख़त्म हो जाती है, सॉइल लूज हो जाती है, विंड उसे उड़ा देती है। एग्जांपल जैसे राजस्थान, गुजरात को देख लो। तीसरा है दोस्तों माइनिंग, माइनिंग के दौरान टॉप सॉइल हटा दी जाती है, डीप पिट्स बन जाते हैं, एनवायरनमेंट डैमेज होती है। एग्जांपल झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। अगली चीज़ है, चौथा जो है ओवर इरीगेशन, ज़्यादा इरीगेशन से वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, सॉल्ट सरफेस पर आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को सैलिनिटी कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या दोस्तों कहते हैं? सैलिनिटी, ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं सैलिनिटी। एग्जांपल जैसे पंजाब के अंदर देख लो आप, या फिर हरियाणा के अंदर देख लो, ठीक है दोस्तों। पांचवी चीज़ जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्री से निकालने वाले केमिकल सॉइल को जो है पॉइजनस बना देते हैं। हैवी मेटल्स, एसिडिक वेस्ट, टॉक्सिक केमिकल्स सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अगली छेमा जो है दोस्तों अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स, रोड्स, कंसर्ट सरफेस, एग्रीकल्चर लैंड को कम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली चीज़ है, हम देखेंगे कंजर्वेशन मेजर्स, लैंड को बचाने के लिए क्या करें? पहली चीज़ है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है, एफोरेस्टेशन होता है, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, या फिर होता है जी साइंटिफिक माइनिंग करें हम। उसके बाद प्रॉपर इरिगेशन, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर उसके बाद जी क्रॉप रोटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेरेस फार्मिंग, कॉन्टर प्लाफिंग, शेल्टर बेल्ट, ये सब लैंड कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं दोस्तों। सॉइल एज ए रिसोर्स, अब अगली चीज़ हम देखते हैं, सॉइल एज ए रिसोर्स। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इस साइड पे, ये भी इस चैप्टर का जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल क्या है दोस्तों? सॉइल अर्थ की अपर मोस्ट लूज लेयर है,
इसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, इससे एग्रीकल्चर होती है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसमें न्यूट्रंट्स होते हैं। इसी वजह से साइल को रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है। लेकिन इसका फॉर्मेशन बहुत जो है स्लो होता है। कई जगह सिर्फ 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल बनने में 100 से 400 साल लग जाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन जो है पैडोजेनेसिस, सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग से होता है। वेदरिंग का मतलब रॉक्स का धीरे धीरे टूटना। ये टूटना किस वजह से होता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, रिवर्स, ग्लेशियर्स, प्लांट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइम्स, इन सब जो है कंबाइंड एक्शन से रॉक्स छोटे पार्टिकल्स में टूटकर सॉइल बना देती है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वीडियो है ये भी 10 मिनट क्रॉस कर चुकी है, तो बाद में जो है उसमें कुछ एडिटिंग नहीं होती अच्छे से, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। तो आज सॉइल रिसोर्स भी है हमने देखा, तो थोड़ा बहुत इसको कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।